जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, वैसे खैर सेगमेंट तो रोज़ा और सेहत है, लेकिन हमारे मुख्तलिफ गेस्ट्स आज हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ताख़ीर हुई, बाज़ दफ़ा ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाती है जिसकी वजह से ट्रांसमिशन में ताख़ीर हो जाती है, तो फिर एक सेगमेंट लेट होता है तो तमाम सेगमेंट लेट हो जाते हैं। लेकिन हमारे तमाम मेहमान जो है वो हमारे साथ इफ्तार और इफ्तार के बाद भी मौजूद रहेंगे, इस यकीन दहानी के साथ हम ये ट्रांसमिशन कर रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, आपको बताते चलें जो हमारे मेहमान हैं, सबसे पहले मेहमान तारुफ के मोहताज नहीं है, हकीकी तौर पे तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत अच्छे अदाकार हैं, सदाकार हैं, एंकर भी हैं, बड़ी ज़बरदस्त से शोज़ करते रहे हैं, साथ साथ सोशल वर्कर भी हैं। मुख्तलिफ यानी फ़नकारों की, अदाकारों की फ़लाह व बहबूद के लिए काम करते रहे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब असलम शेख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है आपको बहुत बहुत रमज़ान की मुबारकबाद। थैंक यू, थैंक यू। पाकिस्तान में जितने लोग हैं उनको, आलम इस्लाम को, और जो मेट्रो न्यूज़ देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत रमज़ान की थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ एक और ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो अदाकार या फ़नकार तो नहीं है, लेकिन टीवी पे आते रहते हैं अक्सर, इसलिए उनको वैसे भी किसी यानी आपने ख़ास तौर पे मुख्तलिफ लोगों के साथ, यानी हमारे अब मुल्क में ड्रामों से ज़्यादा जो है ना खबरें चलती हैं। तो अगर ख़बरों में आपने देखा होगा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बल्दियाती बुलेटिन में देखा होगा, गवर्नर साहब के साथ देखा होगा, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा भी हैं और एडमिनिस्ट्रेटर हैं ज़िला शर्की के, KMC ज़िला शर्की के। हमारे साथ मौजूद हैं शकील अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। शकील भाई, खैरियत से हैं आप? जी, अल्लाह फर्स्ट क्लास हैं, बस आपको खुशामदीद कहते हैं आपको। खैरियत से आपको भी रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको, मेट्रो के लोगों को, मेट्रो की इंतज़ामिया को, मेट्रो को देखने वाले तमाम लोगों को रमज़ान मुबारक। थैंक यू, थैंक यू। नाज़रीन, अब हम बढ़ रहे हैं अपने एक और गेस्ट की जानिब जो कि डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं, और उससे बढ़कर यानी फिजिशियन होने के साथ साथ एक ख़ास फील्ड पे फोकस करते हैं जिसे हम फिजियोथेरेपी कहते हैं। वैसे तो खैर ये काम जो है ना ये फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं उनका होता है, या लेकिन ख़ास तौर पे मर्ज़ की तशख़ीस करना कि अगर जिस तरह फिजियोथेरेपी, मैं आपको ये बताता चलूँ कि दो तरीके के ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें करवानी पड़ती है। एक ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर्स, किसी की टांग टूट जाए, हार्ट टूट जाए, वो जुड़ तो जाता है 6 हफ्ते के बाद, 8 हफ्ते के बाद, लेकिन जैसे हम मुहावरतन कहते हैं ना कि जी ये तमाम जोड़ जाम हो गए, ये वाकई जाम हो जाते हैं। ये 4 हफ्ते के बाद जो है ना ये काम के रहते नहीं है बिल्कुल। तो जब तक ये तकरीबन 4 हफ्ते की फिजियोथेरेपी ना कराई जाए वो शख्स नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। इसलिए ऑर्थोपेडिक या न्यूरोलॉजिकल यानी फालिज हो जाए, यानी जिसमें हम लकवा कहते हैं, तमाम चीज़ें हो जाएँ, तो उसके अंदर फिजियोथेरेपी का बड़ा अहम रोल है। लेकिन अगर एक डॉक्टर अपनी सुपरविजन में फिजियोथेरेपी करे और चीज़ें करे तो बिल्कुल डिफरेंट बात होती है। तो डॉक्टर तारिक रदीफ हमारे साथ मौजूद हैं और ईसा लैब, डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के ताबन से ये सेगमेंट पेश किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपको फर्स्ट क्लास मुबारक हो। थैंक यू। रमज़ान ट्रांसमिशन भी और रमज़ान का भी। हाँ जी, नहीं आपको भी मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। अभी आपसे बड़ी मुफीद गुफ्तगू होनी है ज़रूर जी। नाज़रीन, इसके अलावा कारी फैसल चिश्ती हमारे साथ मौजूद हैं। कारी साहब, खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास है, खुश आमदीद कहते हैं आपको, क्योंकि नाज़रीन हम कसीदा बुर्दा शरीफ भी पेश करते हैं और कारी फैसल चिश्ती उसका हिस्सा होते हैं। सईदा कौसर भी आ चुकी हैं, लेकिन पहले मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे, उसके बाद दरमियान में कहीं हम कसीदा बुर्दा शरीफ पेश करने की सादत हासिल करेंगे। सबसे पहले वैसे तमाम ही मेहमान मौजूद हैं, लेकिन चूंकि रोज़ा और सेहत के हवाले से भी हमें बात करनी। शकील भाई, आप लोग इजाज़त दें, पहले मैं थोड़ी सी सेहत के हवाले से बात कर लूँ। जान है तो जहान है, सेहतमंद रहेंगे तो हम लोग, क्या कहते हैं आप? हैं बिल्कुल सही बात है, सब कुछ है, सेहत है सब कुछ है ना, सेहत है ज़िंदगी जिसे कहा जाता है। जी डॉक्टर साहब, बताइएगा सर, क्या ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी क्या है? देखिए जी, ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरापी या फिर न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरापी तकरीबन एक ही चीज़ें हैं। फिजियोथेरापी इज़ नॉलेज और प्रोफेशन टू ब्रिंग द पेशेंट टू इट्स नॉर्मल लाइफ। फ़र्ज़ करें किसी एक्सीडेंट हो जाता है, अब वो माजूर हो गया, उसकी हड्डी टूट गई और प्लास्टर वगैरह कर दिया। प्लास्टर करने के बाद पेशेंट 4 हफ्ते 8 हफ्ते लेटा रहा, अब उसको नॉर्मल चलाना है। फ़र्ज़ करें टांग की हड्डी टूटी है, तो नॉर्मल चलाने के लिए उसको प्लास्टर हटाने के बाद भी वो नहीं चल पाएगा। उसको आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, फिजियोथेरापी इज़ अ आर्ट। मतलब इसमें पेशेंट को आप स्लोली एंड ग्रेजुअली नॉर्मल लाइफ की तरफ लेके जाते हैं। और यही इसी तरह न्यूरोलॉजिकल में भी होता है कि पेशेंट को फालिज हुआ, अटैक हुआ, वो कांट डू देयर ऑन वर्क परफेक्टली, लेकिन फिजियोथेरापिस्ट
ट्राई करता है और इंशाल्लाह कामयाब भी हो जाता है कि पेशेंट को वापस इस रूटीन लाइफ की तरफ लेकर आए, उसकी डिसेबिलिटी ख़त्म कर दे, कैन मूव ओल्ड एज में खास तौर पे ठीक, और डू इट देयर अच्छा, तो हो जाती है उससे मूवमेंट आ जाती है? बिल्कुल आ जाती है। देखिए स्लोली कितना टाइम लगता है? फर्ज करें कि अगर कोई फालिज का मरीज हो, कितना टाइम तकरीबन लगेगा? टाइम तो देखें काफ़ी लगता है इसके अंदर, और फिर मसला ये कि डिपेंड करता है कंडीशन पे पेशेंट की, कि ये कंडीशन पेशेंट की क्या है, किस लेवल का उसको स्ट्रोक हुआ था, सीवीए किस स्टेज का हुआ था, कौन सा उसके इन्वॉल्व थी, कैसे वापस कैसे आ जाती हैं इन चीज़ें? पहले ज़माने में तो किसी को फालिज होता था तो हम समझते थे कि बस कबूतर अब का उसका तेल लगाएं। आधा धड़ जो है ना वो वीक हो गया, फिर कबूतर काट के उसको कबूतर का खून लगा रहे होते थे कि शायद चल पड़े चीज़ें। जैसा ही है। फिर कैसे? नहीं जी देखें, ये एक तरीके से यूँ कहना चाहिए कि मूवमेंट्स की आर्ट है, हाँ, मूवमेंट्स, और यूँ समझ लें कि हमारे मसल्स, बोन्स और प्लस फेशिया वगैरह हमारे टेंडन्स होते हैं, उनको अपनी जगह लाने का एक आर्ट कहलाता है फिजियोथेरापी। क्या ये कोई वेन डैमेज हो जाती हैं? नहीं, ब्रेन डैमेज तो खैर ब्रेन में होंगी, ब्रेन तक तो हमारी नहीं, फिजियोथेरापी ब्रेन नहीं, वो सही कहा उन्होंने जो सवाल किया डॉक्टर जी, साहब जी। ने कि आधा धड़ हो गया, कबूतरों का लाके इट इज लगा टोटली डिपेंडेंट ऑन ब्रेन। आप जो फिजियोथेरेपी की बात कर रहे हैं, जी देखें, अब वो फर्ज चीज़। करें एक चीज़ हो जाती है फिजियोथेरापी में, पहले आप ये समझिए सीवीए क्या होता है या अटैक होता है तो क्या होता है। ब्रेन में कोई एक नस डैमेज हो जाती है, राइट, कोई एरिया डैमेज हो जाता है, या Right. किसी जगह की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, तो वो जाहिर होती है फालिज की अब वो सूरत में। क्लॉट आ जाए जी, या जी, फिर ब्लीडिंग हो जाए, definitely, ब्लीडिंग से भी हो बिल्कुल, जाता है। अब उसकी ट्रीटमेंट मेडिकली चल रही होती है, Medical उसके treatment anticoagulants चल रही दे है। रहे होते हैं, उसको हेपरिन वगैरह दे रहे होते हैं, उसको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करा रहे होते हैं, खुद भी कर रहा होता है पेशेंट, मगर उसको नॉर्मल लाइफ की तरफ लाना फिजियोथेरापिस्ट का काम। थेरेपी क्या काम करती है? वो तो Sorry? ब्रेन के अंदर हुआ ना उसके। नहीं, उसके लिए तो फिजियोथेरापी नहीं करेगी, उसके लिए तो उसकी एक्सरसाइज और मेडिसिन काम कर रही हैं। डॉक्टर साहब का जो सवाल है हाँ, वो मुझे after- क्लियर after कर the दें। fall- फिजियोथेरेपी देखिए असल में आफ्टर बात फॉलिंग ये है फिजियोथेरापी काम कि करेगी। क्या रीजनरेशन होती है नर्व्स की फिजियोथेरेपी से? रीजनरेशन इट इज टोटली मेडिसिन आर वर्किंग ऑन द ब्रेन, अच्छा। एंड फिजियोथेरापिस्ट हेल्प हिम टू वर्क आउट। अच्छा, कहा यह जाता है 6 महीने तक फिजियोथेरेपी हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगा नहीं, आदमी। normal अब तक- किसी के लकवा हो गया, लकवा से मतलब है फेस पे, अब चाहे वो फेशियल नर्व पाल्सी हुई हो या वो palsy। क्रेनियल नर्व, हाँ बेल्स पाल्सी हुई हो, या ब्रेन की जी, का जी, फोकल डेफिसिट आ गया हो, कितने अरसे लगता है इसको नहीं देखिए, फिजियोथेरेपी टाइम करने? पीरियड वो डिपेंड करता है सिवियरिटी पे, एज पे, कंडीशन पे। उन सबसे बेटर हम कह सकते हैं इस टाइम पीरियड में खत्म हो जाए। मेनली 6 to 8 वीक्स में बेल्स पेल्सी में फर्क पड़ जाता है विद मेडिसिन, नॉट ओनली फिजियोथेरापी। 6 to 8 वीक्स में? 6 to 8 मंथ्स। अच्छा, इसमें सिर्फ मूवमेंट ही करवाते हैं मुंह की, या कहते हैं कुछ करंट भी लगाते हैं, कुछ वो करते हैं, अच्छा, ऐसा है सुइयां? क्या? हाँ, डॉक्टर का काम सुइयां भी चुभोते हैं, बताइए। नहीं, वो सुबियां तो आपको पंचर कहलाता है। हाँ, नहीं पंचर। मूवमेंट के लिए जो मस्कुलर स्केलेटल मूवमेंट चाहिए हाँ होती है। देखो, उसके लिए हम लोग आई एम मैडम बीबीएस डॉक्टर, नॉट ए फिजियोथेरापिस्ट। जी जी जी, मेनली नहीं बिल्कुल, आप मैं वैसे आपसे जानना चाह रहा हूँ। हाँ, इट इज नॉट द नीडल्स वर्क, नीडल वर्क इज डन विद द इकोपंचर। अच्छा, If we work with the physiotherapy, Bell's palsy have no role of physiotherapy by its means. But with some exercises, with bubble chewing and some exercises done by the physiotherapist in Bell's palsy, तो हम उसमें क्या करते हैं कि Bell's palsy के अंदर स्लो एंड स्टेडी मेडिसिन होती हैं। We cover that with medicine. मतलब B12 होता है, बिकोबालामिन वगैरह ऐसे इंजेक्शन होते हैं, कुछ स्टेरॉइड्स हम उसको देते हैं, कुछ एक्सरसाइज होती है, फिर उसकी हम कोलेस्ट्रॉल लेवल या लिपिड प्रोफाइल वगैरह मॉनिटर करते हैं, उसके बाद पेशेंट में फ़र्क आना शुरू हो जाता सर है। ये बेल्स पाल्सी में और जो ओल्ड एज में जो फालिज की वजह से जो लकवा हो जाता है, फ़र्क क्या होता है? नहीं जी देखें, लकवे से मुराद ये होती है कि हम बेल्स पैल्सी या पैल्सी, फेशियल पैल्सी अलग चीज़ हो जाती है। फेशियल पैल्सी फेस की होती है, और उसके बाद थोड़ा सा उसका ग्रेड बढ़ेगा तो हमारे एक साइड पर चली जाती है, लेफ्ट आर्म में आ जाएगी, राइट आर्म में आ जाएगी, एक फेशियल नर्व पैरालिसिस है, ठीक है? Sorry? फेशियल नर्व पैरालिसिस है, जी जी बिल्कुल। ठीक है। लेकिन बात यह है कि एक तो वो फेशियल नर्व पैरालिसिस होता है जो किसी यंग इंसान को हो जाता है, किसी भी एज में हो जाता है, बिल्कुल। खवातीन को भी हो जाता है। बिल्कुल। ब्यूटी का इंजेक्शन लगवाने के लिए हमारी बहुत सी एंकर्स और खवातीन को जानता हूँ जिन्होंने बोटॉक्स लगवाया और वो फेशियल नर्व वीक हुई और पूरा की पूरा हो गया, लेकिन रिवर्ट हो गया, कोई परेशानी की बात ही देखिए, नहीं। उसमें बड़ा टाइम लगता है रिवर्ट होने में, रिवर्ट हो जाता है या मुश्किल से होता है? मुश्किल से होता है बहुत। कोई भी डिजीज आती तो फौरन है, लेकिन उसको रिवर्ट करना पड़ा मुश्किल। ये तो इन्फेक्शन की वजह से होता है ना, जो फेशियल नर्व बिल्कुल, पाल्सी, बिल्कुल, जिसे wrong- मीनियर्स डिजीज कहते हैं। या आप इसको यूँ समझ लें कि आप उसको जो उसकी इंजेक्शन की साइट है, इट इज़ नॉट बीइंग यूज्ड प्रॉपर्ली, अच्छा, इस वजह से हो जाता है। ये तो क्या गलत होता तरीके से लगा है? दिया अच्छा, ये किस वजह से होता है सर? ये उसकी साइट गलत करने तरीके से लगा दिया, मतलब उसकी इंटरडर्मल लगा दिया, नहीं, लेकिन subcutaneous एक लगा वायरल इन्फेक्शन भी तो होता है ना फेशियल नर्व का, दिया। नहीं जिसकी देखो, वजह से, वायरल तो मेनली, जैसे हम स्टीरॉइड से कम करते हैं या जैसे जो, हाँ स्टेरॉइड से अमूमन कम हो जाता है, लेकिन हाँ। इसका होना जो है ये अलग चीज़ है।
अच्छा, عموماً کلاٹ از دا مین تھنگ. क्लॉट इज द मेन थिंग. अच्छा, डॉक्टर ईसा लैब में कहाँ ये फैसिलिटीज मौजूद हैं? کس چیز کی؟ ईसा लैब में ये फिजियोथेरेपी की. فزیوتھراپی تو ہر جگہ تقریباً ہے, لیکن عیسیٰ لیب ڈز ناٹ کنسنٹریٹ آن فزیوتھراپی. अच्छा, ہاں, اٹ از اونلی دا میل فنکشن از ٹو لیب. इज द लैब فزیوتھراپی سم یونٹس میں اویلیبل ہے, सारे यूनिट्स में अवेलेबल है? نہیں سم یونٹس میں. सम यूनिट्स. अच्छा, मेन वगैरह ब्रांच और यहाँ पे है جی. और बाकायदा एक शेड्यूल के साथ फिजियोथेरेपी कराई जाती है. لیکن فزیوتھراپی از ناٹ این ٹوٹل پراپر میڈیکیشن. अच्छा, اٹ از ایڈوائز بائی دا ڈاکٹر. فزیوتھراپی آپ ایڈوائز کرتے ہیں بیسیکلی کہ کس میں ہونی ڈاکٹر چاہیے. ایڈوائز کرے گا آپ کو فزیوتھراپی کرانی ہے, اتنے عرصے کریں گے تو آپ کو فرق پڑ سکتا ہے. فزیوتھراپسٹ کے پاس خود لوگ نہیں جا سکتے, جاتے بھی ہیں تو پھر اپنے طور پر انٹرسٹ لے کے جا سکتے ہیں, لیکن ڈاکٹر جب پوسٹ آپ کے سرجیکل پاس ڈائریکٹ لوگ آتے ہیں ویسے ہی آپ ایڈوائز کرتے ہیں؟ یہ نہیں, کیا ایڈوائز کرنا پڑتا ہے لوگوں کو. آپ advise جیسے سرجن ہے, ایوری آرتھوپیڈک سرجن ہیو اٹس اون فزیوتھراپسٹ, وہ اپنا فزیوتھراپسٹ خود رکھیں گے. اچھا یہ لقوہ اور فالج علیحدہ علیحدہ چیز ہے کیا؟ یہ الگ الگ چیزیں تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے اس میں. لقوہ ویسے منہ کے فالج کو لقوہ بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, منہ کا فالج. اب منہ کا فالج کس وجہ سے ہو رہا ہے, وہ آیا دماغ میں کلاٹ آنے کی وجہ سے, ہیمریج کی وجہ سے ہو رہا ہے, یا فیشل نرو کے ایک وائرل انفیکشن ہوتا ہے اس سے بھی ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو لیکن اوریجن کا فرق ہے, ایک دماغی لقوہ ہے اور ایک یہ ہے کہ صرف وائرس کی وجہ سے ہو گیا, تو اس کی وجہ سے ہوتا ہے. تو وائرس کی وجہ سے ہونا بالکل ڈفرینٹ ہے, وہ ریورسیبل ہے بہت زیادہ. اس میں جیسے آپ دوائیں دیتے ہیں, اسٹیرائڈس دیتے ہیں, اینٹی وائرل میڈیسنس دیتے ہیں, تو وہ فیشل نرو پیرالسس واپس ہو جاتا ہے. لیکن دماغی جو فالج ہوتا ہے نا, وہ 100% کبھی بھی واپس نہیں ہو سکتا. 100% واپس نہیں ہو سکتا. جو ڈیمیج ہو گیا ہو گیا 80-90% واپس آ جائے گا, لیکن نیچرل اللہ کی طرف سے ہے. جی جی بالکل. آپ لوگ تمام مہمان گرامی ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن آج ایک وقفہ کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہے ہماری نشریات رمضان الکریم. ناظرین ویلکم بیک. ایک پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلم شیخ صاحب, اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شکیل احمد جو کہ ایڈمنسٹریٹر ہیں کے ایم سی ضلع شرقی کے, رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے. اس کے علاوہ ڈاکٹر طارق ندیم ہمارے ساتھ موجود ہیں, فیصل چشتی موجود ہیں. جی شکیل بھائی, اب ذرا مجھے آپ بتائیے گا کہ رمضان المبارک ہے اور ڈسٹرکٹ ایسٹ میں بڑی چیزیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں, کیا ورکنگ چل رہی ہے ڈسٹرکٹ ایسٹ میں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, ڈسٹرکٹ ایسٹ میں اس وقت پورا جو میرا زور ہے وہ ہے ٹریفک پہ. اس وقت جو آپ کو پتا ریڈ لائن, ٹریفک مینجمنٹ, ٹھیک ہے, جو ریڈ لائن بنی جس کی وجہ سے پورا ڈسٹرکٹ جو ایسٹ ہے ہمارا بالکل ڈسٹرب ہوا ہے. اس سلسلے میں ہم نے 100 والنٹیئرس رکھے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ کے, اور تقریباً 21 مقامات پہ وہ ٹریفک کنٹرول کر رہے ہیں. ان کی باقاعدہ ٹریفک کے پولیس نے ٹریننگ دی ان کو, اور پھر سٹی وارڈن موجود ہیں, ان کے ساتھ یہ کوآپریٹ کر رہے ہیں. ہمارا گرو مندر ہے, جیل روڈ ہے, سفورہ ہے, ڈسکو بیکری ہے, 21 جگہوں پہ ڈسٹرکٹ میں ٹریفک کنٹرول کر رہے ہیں. یہ 2 بجے آ جاتے ہیں اور مغرب تک سے افطار بھی وہیں کرتے ہیں, اس کے بعد یہ جاتے ہیں. تو کوشش تو ہے, اب کل صحیح معلوم, کل فرسٹ ڈے ورکنگ ڈے ہوگا تو اس معلوم ہوگا ٹریفک کا کیا فلو ہے. ابھی تو نارمل ہے, تو پوری کوشش ہماری یہ ہے. دوسرے رمضان کے حوالے سے ہم نے ایک پروگرام لانچ کیا ہے کہ مساجد میں ہم شجرکاری مہم کر رہے ہیں. ہر جو ڈسٹرکٹ اس کے تقریباً 500-550 مساجد ہے, تو کوشش کر رہے ہیں کہ بڑی بڑی مساجد جہاں یہ فیسلٹیز ہو کہ وہاں پلانٹیشن کیا جائے. آپ نے ابھی بات کی ڈسٹرکٹ کی, اس میں یونیورسٹی روڈ کی, جس پہ کہ BRT کا جو منصوبہ ہے وہ چل رہا ہے. لیکن سر بات یہ ہے کہ وہاں پہ ایک طرف تو ترقیاتی کام, دوسری طرف تجاوزات. ٹریفک کا کیا کریں سر, گاڑی کہاں لے کے جائیں؟ مطلب ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح, لوگ روڈ پہ آئے ہوئے ہیں تجاوزات سے, اور روڈ پہ ترقیاتی کام بھی ہے. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ڈسٹرکٹ ایسٹ کی ڈائنامک کو سمجھنا پڑے گا کہ جیسے جوہر ہے نا, یہ کنٹونمنٹ بورڈ میں آ جاتا ہے. آپ اسکیم تحت چلے جائیں جسے KD آپریٹ کرتا ہے. اب مثال کے طور پہ اس کی لنک روڈ تو ہمارے پاس ہے, مین روڈ پہ جہاں ٹھیلے رکھے. نہیں سر, یہ جو مین ہمارے آفس سے لے کے جو نیپا تک جو روڈ جا رہا ہے تو آپ کا ہے نا ٹوٹل, اس میں تو کسی اور کی جورسڈکشن نہیں ہے. نہیں, اس کے لنک روڈ پہ ہے ہمارا. لنک روڈ پہ ہم کراچا ہٹاتے ہیں. اس کے ساتھ جب میں نے کہا ٹریفک کے ساتھ ہم نے انکلوڈنٹ کی ٹیم کو بھی ساتھ رکھا ہوا ہے. کل میں خود وزٹ کر رہا تھا تینہٹی پہ, بتاؤں وہاں پہ ٹرک سے پورا سامان ہٹائے, ہم ہٹا کے جا رہے ہیں, پیچھے سے پھر آ جا رہے ہیں. ہاں پھر آئے, لیکن یہ ہمارا کنٹینیو اور لگا ہوا ہے. اور یہ حقیقت آپ کی بات بالکل صحیح ہے, جو سب سے بڑا ٹریفک کا پرابلم وہ یہی ہے کہ ٹھیلا کھڑا ہوا ہے, چائے والے کھڑے ہوئے ہیں, ہوٹل والے لگے ہوئے ہیں, بہت پرابلم. کیا کرتے ہیں سر آپ کا بھی تو دل موم ہو جاتا ہوگا کہ کس طریقے سے ہٹائیں, کسی کا کاروبار ہے کیا ہے. اب وہ وقت اچھا ہوتا کیا ہے کہ جب ہم جاتے ہیں تو اندر کر لیتے ہیں, واپس آتے ہیں وہ ٹھیلے والا بیچارہ پھنستا ہے. اب اس کو منیمم ایک کوئی مافیا ہے کیا یہ باقاعدہ؟ پورا یہ سسٹم چل رہا ہے. ہزاروں کے تعداد میں یہاں ٹھیلے لگے ہوئے ہیں, جو کہ مطلب دکانداروں نے, کچھ تو دکاندار خود لگا رہے ہیں,
اب ان سے وہ اپنے پیسے لیتے ہیں, پھر آپ کا یہاں کا طریقہ کار پتہ ہے آپ کو. کئی دفعہ ان سے ریکویسٹ کی ہے, اور خاص طور پہ ایک مہم چلائی میں نے آپ رمضان لوگ تو سب کو جانتے ہوں گے ماشاءاللہ, مطلب بالکل ڈاکٹر صاحب, میں نے رمضان کے بعد دکانداروں سے مہم بات کی, میں نے کہا بھائی تھوڑا سا رمضان میں لوگوں کو ریلیف دے دیں, آپ بھی اپنی جو دکانوں کو تھوڑا سامان اندر رکھ لیں. لیکن ہمارے شہر کا ایک ٹرینڈ ہے کہ دکاندار سمجھتا ہے کہ جتنا سامان باہر رہے گا اتنا ہی بکے گا. ایک عجیب سا ٹرینڈ ہے, جو دکھے گا وہ بکے گا. وہ ٹرینڈ چلا, دکان اتنی سی دکھے گا تو بکے گا نا سر, یہ تو بات یہ ٹرینڈ چل رہا ہے یہاں پہ لوگوں کا. اگر نہیں دکھائیں چینج کرنا چاہیے لوگوں کو, اس سے بڑی اصل پرابلم کیا ہوتا ہے, خدا نہ خواستہ کوئی ایمبولینس پھنستی ہے نا ڈاکٹر صاحب, جس سے بڑا ایشو ہو جاتا ہے. لیکن کوشش ہے ہماری, اس سے ٹیک اپ کر رہے ہیں اس کو, کوشش ہے کہ اس کو ٹیک اپ کر کے چلیں. اور ڈسٹرکٹ ایسٹ پہلے بھی متحدہ قومی موومنٹ کے پاس رہا ہے, معید انور جو ہیں وہ اس کے چیئرمین رہے ہیں. شکیل بھائی کی بھی ایڈمنسٹریٹرشپ پہ بڑی باتیں بنی, لیکن بالآخر کیونکہ ماشاءاللہ یہ کے ایم سی کے گورنمنٹ سرونٹ ہیں اور باقاعدہ آپ میرٹ پہ آئے ہیں, لیکن کافی پھر بھی تنقید بہت کی گئی, اور اس حوالے سے شکر ہے پھر بھی آپ نے اس تنقید کا سامنا کیا اور ڈٹے رہے, اور ماشاءاللہ دیکھیں آج موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب اس کے بعد جب میں نے چارج لیا تو سب سے پہلے میں نے کمپلین سینٹر کھولا, ٹھیک, ڈیجیٹل کمپلین سینٹر, کہ آئیں لوگوں کو, مجھے معلوم تھا کہ پرابلم ہے کیا. جب مجھے یہ نہیں معلوم کہ پرابلم ہے, نہیں معلوم, تو میں لوگ کیا کیسے کریں گے. تو باقاعدہ کمپلین سینٹر لانچ کیا ہم نے. ٹھیک ہے شکیل بھائی, آپ ہمارے ساتھ تمام مہمان موجود رہیں گے. ناظرین ایک وقفہ کے بعد آئیں گے تو قصیدہ بردہ شریف پیش کریں گے. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہے ہماری خود سے نشریات رمضان الکریم.